गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स एंड वाई विचारधारा। बहुत इजी है, अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आता भी है। अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा प्रतिपादन लेखक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड एंटरप्राइजेज में मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों व व्यवहार संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। देखिए, दो विरोधी विचारधाराएं जिसका नाम दिया उन्होंने एक्स और वाई। उस कार्यशील व्यक्तियों की कार्य के प्रति उनकी धारणा के आधार पर एक्स और वाई समूह के रूप में उनका वर्गीकरण किया। इनमें ऋणात्मक मान्यता वाली विचारधाराओं को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स। ऋणात्मक मान्यता वाले यानी कि जो हमेशा कार्य को मना ही करते हैं, ना ही करते हैं, वो क्या उन्हें एक्स। जिन्हें कार्य नहीं करना, इसका मतलब एक्स। ठीक है, मान्यता वाली विचारधाराओं को एक्स नाम दिया और सकारात्मक मान्यता वाली विचारधाराओं को क्या नाम दिया? वाई। यानी जो व्यक्ति कार्य करेंगे और उन्हें नाम दिया वाई। देखिए, किसी भी संस्था में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक वो जो कार्य मन लगा के करते हैं और एक वो जो कार्य से हमेशा जी चुराते हैं, जो कार्य करना पसंद नहीं करते। तो जो कार्य करना पसंद नहीं करते वो किस में आए? एक्स थ्योरी में, यानी नकारात्मक, ऋणात्मक। और जो कार्य करना चाहते हैं वो किस में आए? सकारात्मक, यानी वाई थ्योरी में। मैकग्रेगर के अनुसार मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स विचारधारा। एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक एवं निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह विचारधारा परंपरागत अवधारणा पर आधारित होने के कारण मनुष्य नियंत्रित रखने पर बल देती है। इस विचारधारा की मान्यता कर्मचारी समूह से संबंध में निम्न प्रकार से। देखिए, एक्स विचारधारा, ठीक है, एक्स। मैंने अभी आपको बताया जो कार्य करना नहीं चाहते वो किस में आए? एक्स में। यानी देखिए, फर्स्ट इनकी क्या विशेषता है? ये स्वभाव से आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते, कम से कम काम करना चाहते हैं, अर्थात ये कार्य को बोझ समझते हैं, उससे बचना चाहते हैं। ठीक है, याद हुआ। सेकेंड है, ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं। यानी जब भी नेगेटिव बात आवे, इसका मतलब समझिएगा वो एक्स विचारधारा है, एक्स थ्योरी के लोग हैं। ये परिवर्तन का विरोध करते हैं एवं परंपरागत विधियों से कार्य करना पसंद करते हैं। यानी परिवर्तन, यानी जैसे किसी भी तरह का नया परिवर्तन यदि संस्था में होना चाहता है तो ये नहीं करने देंगे। ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते। सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है, यानी ये कभी भी नया काम करना चाहते ही नहीं, नया कुछ सीखना चाहते ही नहीं है। ये कर्मचारी आत्म केंद्रित या स्वार्थी होते हैं, यानी सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने काम ध्यान रखते हैं, दूसरों से इन्हें मतलब नहीं होता। इन संस्था से इनका बहुत कम लगाव होता है। इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। ये कर्मचारी आर्थिक व वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। ये प्रगति के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ आर्थिक और वित्तीय लाभों के लिए नहीं। बस गए, काम कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा तो वो और भी अच्छा है इनके लिए, सिर्फ इनके पास पैसा आ जाए, ये तो ये सोचते हैं। फिर उसके बाद है वाई विचारधारा। आपको बताया दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्स विचारधारा जो कार्य नहीं करना चाहते, दूसरे है वाई विचारधारा। वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। मानवीय संसाधन के प्रति सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करती है। यह कार्य वातावरण में सकारात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं को प्रमुख आधार मानती है। इस विचारधारा की कर्मचारियों के संबंध में प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। कर्मचारी स्वाभाविक व सहज कार्य मानते, कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते, यानी वो कार्य करना पसंद करते हैं। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं। देखिए, एक्स विचारधारा के लोग क्या करते थे? वो परिवर्तन नहीं चाहते थे और ये नई विधियों से कार्य करना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, और एक्स विचारधारा वाले उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते थे, ये उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। ये कर्मचारी कल्पनाशील, सृजनशील होते हैं। ये स्वयं प्रेरित व स्वयं नियंत्रित होते हैं। ये कर्मचारी अपनी क्षमता व योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते, अपितु स्वाभिमान व आत्मविश्वास हेतु भी काम करते हैं। यानी इनको कार्य करना पसंद होता है, ये कार्य करना चाहते हैं और स्वाभिमान से और आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से काम ये करते हैं। तो 7 पॉइंट वाई विचारधारा के आपके सामने थे और 7 ही पॉइंट एक्स विचारधारा के आपके सामने आए। एक्स और वाई विचारधारा, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा।
अब हम पढ़ रहे हैं विलियम ओची की जेड विचारधारा। अभिप्रेरण की इस विचारधारा के प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर विलियम जी ओची को जाता है। उन्होंने अपनी थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज नामक पुस्तक, जो कि सन 1981 में प्रकाशित हुई थी, में विचारधारा का वर्णन किया। प्रोफेसर ओची ने अमेरिका व जापान की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात यह पुस्तक लिखी। इस अध्ययन से शोध में प्राप्त निष्कर्ष को उन्होंने जेड विचारधारा के नाम से प्रस्तुत किया। तो ये बहुत अध्ययन किया किन किन का, एक तो अमेरिका की कंपनीज का और एक जापानीज कंपनी का। ठीक है, उन कंपनियों में क्या काम होता है, किस तरह से कार्य होता है, उसका अध्ययन किया और वो अध्ययन करके उन्होंने एक जेड विचारधारा निकाली। जेड विचारधारा जापानी व अमेरिका प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें जापानी तथा अमेरिकी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर ओची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को उजागर किया जिसकी वजह से अमेरिका प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है। प्रोफेसर ओची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार विश्वास, मर्मज्ञता तथा आत्मीयता है। इनके अनुसार ये तीन तत्व अभिप्रेरक घटक। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आजीवन रोजगार योजना। प्रोफेसर ओची के मुताबिक कर्मचारी को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें नौकरी में से बीच में से नहीं हटाना चाहिए। जापानी संस्थान में एक बार चयन के पश्चात मंदी काल में भी कंपनियां किसी कार्मिक की छटनी या जबरन छुट्टी नहीं करती। संस्थाएं घाटा उठा करके भी अपने श्रमिकों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार व निष्ठावान बनते हैं। देखिए, क्या होता है जापान में, यदि मंदी काल चल रहा है, यानी मान लीजिए कोई संस्था, कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसको अर्निंग नहीं हो रही है, तब भी वो क्या करती है, अपने जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी या जबरन छुट्टी नहीं करती, उनको नौकरी से नहीं हटाती। यानी उन्हें एक बार नौकरी दे दी तो जीवन पर्यंत उनका रोजगार वो बना रहता है, कभी भी बीच में कभी भी उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाता। ठीक है, ये होता है, ये इससे क्या होता है, कर्मचारियों में आपस में संस्था के प्रति निष्ठावान भी बनेंगे वो और वफादारी से वो कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मंद गति से मूल्यांकन व पदोन्नति। ओची ने अपने निष्कर्षों में बताया कि जापानी प्रबंधक यह मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। देखिए, क्या किसी एक व्यक्ति के कारण ही हमें उपलब्धि नहीं मिलती है, जबकि ये सामूहिक प्रयास, यानी सभी प्रयास करेंगे तभी हमें परिणाम मिलता है। अतः किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति न कर इस आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए कि वह कार्य समूह को किस प्रकार अभिप्रेरित करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर ओची के अनुसार लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समानांतर पदोन्नति की जानी चाहिए। जापानी प्रबंधक सामान्यतः किसी व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं हैं एवं उनकी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को गुण और अवगुण का मूल्यांकन करके 1 से 2 वर्ष की अवधि में अत्यंत अल्प है। अतः यह दीर्घ काल करीब 10 वर्षों की सेवा के पश्चात अपने कर्मचारियों का प्रथम मूल्यांकन करते हैं, यानी वो मूल्यांकन करते हैं और उसके हिसाब से कर्मचारियों को पदोन्नति देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन प्रवृत्ति पथ। जापान में प्रबंधकों की विशेषज्ञता पर अधिक बल नहीं दिया जाता। यह विचारधारा मानती है कि कर्मचारियों की जीवन वृत्ति पथ का निर्धारण और गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। जापान में यह प्रयास करते हैं कि प्रबंधक समस्त विभागों कार्य को समझे, इस हेतु कार्य परिवर्तन की नीति होती है। देखिए, जापान में क्या होता है, एक ही व्यक्ति एक ही कार्य नहीं करता रहेगा, उसे कार्य में परिवर्तन भी आएगा। कार्य के परिवर्तन की नीति को अपनाते हैं, यानी वो सभी तरह के कार्य अपने कर्मचारी को सिखाते हैं कि कुछ समय तक कुछ कार्य कराते हैं और कुछ समय तक कोई और कार्य कराते हैं। तो सभी कार्यों में वो विशिष्टता हासिल करवाते हैं। तो एक ही विशेषता, एक ही कार्य को कर्मचारी को करने को नहीं देते कि हमेशा जीवन पर्यंत वो एक ही कार्य करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर वो क्या करते हैं, कार्य में परिवर्तन की नीति को अपनाते हैं। मानवीयता पर बल। यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रबंधकों के कर्मचारियों के साथ साथ उसके परिवार, उसकी रुचि, महत्वाकांक्षा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए।
कर्मचारियों के साथ सदैव मानवीय पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखिए, मानवीय पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जबकि आप अपने वर्तमान में यदि भारत में देखते हैं तो क्या होता है, कर्मचारियों को मशीन की तरह कार्य कराया जाता है। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी कोई सोशल लाइफ होती ही नहीं है। 15-15 घंटे यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो आके वो इतना थक जाएगा कि वो दूसरे कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसी तरह से यहाँ है कि वहां भी क्या, कार्यस्थल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वो अपने कर्मचारियों के साथ साथ उसके परिवार की, उसकी रुचि की, महत्वाकांक्षाओं का भी वो ध्यान रखते हैं। यानी कर्मचारियों को एक मशीन की तरह कार्य नहीं कराते, उन्हें एक मानवीयता की तरह कार्य कर लेते हैं, इंसान समझ के कार्य कराते हैं। सामूहिक निर्णय, यह विचारधारा इस तथ्य पर जोर देती है कि संस्था के कर्मचारियों को निर्णय में भागीदारी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए निर्णय लेते समय संस्था के कर्मचारियों से परामर्श लिया जाना चाहिए, उनसे सलाह व सुझाव मांगे जाने चाहिए। देखिए क्या है, यदि किसी तरह का कोई निर्णय संस्था लेना चाहती है तो वो अपने कर्मचारियों से भी परामर्श मांगे, उनका सुझाव मांगे, उनसे सलाह लेवे, ताकि क्या कर्मचारी भी अपनी इम्पोर्टेंस समझ सके और कर्मचारियों जो निर्णय लेवे, जो भी संस्था जो निर्णय ले रही है, कर्मचारी भी उस निर्णय में भागीदार बने। यदि किसी भी संस्था कोई निर्णय लेती है, वो निर्णय किससे जुड़ा हुआ होगा, कर्मचारियों से ही। तो निर्णय यदि कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उनको ही प्रभावित करते हो, तो ऐसे निर्णय के लिए सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। यानी कर्मचारियों से भी कार्य करते समय अच्छाई और बुराई यानी निर्णय के प्रत्यक्ष रूप से उनके विचार भी समझने चाहिए। मानव संसाधन विकास, इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन व उत्साह पैदा करने के लिए मानवीय संसाधन विकास की योजना बनानी चाहिए। कर्मचारी की छिपी हुई क्षमता को पहचान कर इन क्षमताओं के विकास हेतु उचित शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कर्मचारियों की क्षमता, यानी वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसे समझें और उसको समझ करके उन्हें ट्रेनिंग दें एवं कर्मचारियों को इसलिए प्रेरित भी करना चाहिए कि वो ये कार्य कर सकते हैं। कार्य संवर्धन तथा कार्य समृद्धि के द्वारा अधीनस्थों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और अनौपचारिक निर्णय नियंत्रण, जड़ विचारधारा में संस्था के कर्मचारियों के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके उन पर अनौपचारिक नियंत्रणों के तरीकों से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास तथा सहयोग की भावना पर बल देना चाहिए। प्रबंधकों को चाहिए कि उनके अधीनस्थ अच्छी तरह से विश्वास से कार्य करेंगे और कार्य करने में वो सहयोग भी देंगे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जड़ विचारधारा अभिप्रेरण के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा का मूल तत्व पारस्परिक विश्वास, स्नेह व सहयोग है। यहाँ हमारी जड़ विचारधारा कंप्लीट होती है। ये मैकग्रेगर के एक्स और वाई विचारधारा और ओची की जड़ विचारधारा, इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, थैंक यू।